नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनके सवाल बरकरार हैं। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार के बाद मंगलवार को भी संसद में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसमें सांसदों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की पूरी जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन के एक्शन और भारत के उठाए गए जो सवाल थे उनका जवाब दिया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। वहीं सवाल उठाने वाली कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गया है। पार्टी में राहुल गांधी की ब्रिगेड अब भी सवाल पूछ रही है, वहीं मोदी का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेताओं ने राहुल से किनारा कर लिया है। इस बीच मल्टी पार्टी डेलीगेशन की संसद में हुई प्रेस ब्रीफिंग में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 7 सर्वदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडल 22 मई के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का दौरा करेंगे। क्या मोदी के विरोध में राहुल गांधी ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या राहुल गांधी मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अब सभी सीमाएं वो पार कर रहे हैं? देखिए, कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी रोज वहाँ हेडलाइन में है जी, लेकिन बड़ा दुख लग रहा है मुझे पवन खेड़ा के बारे में। बड़ा दुखित हूं मैं। इनको नाम बदल के प्रेस के सामने मजा आता है ना नाम बदलने में। जी, याद है प्रधानमंत्री मोदी का नाम बदल दिया था, है ना? वो गिरफ्तार भी हुए थे। अब बेचारे का नाम बदल गया। वो बड़ा बढ़िया डायलॉग दिया कि पाकिस्तान में हेडलाइन बनेगा, सिद्धारमैया बन गए, बेटीवार बन गए, राहुल गांधी बन गए, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। जी, तो उन्होंने वो कल बयान दिया था ना कि मोदी ने, हिंदुस्तान की सरकार ने सिंदूर का सौदा किया है ना? कितनी घटिया लैंग्वेज है। तो डिवाइन जस्टिस तो चलता रहता। वहां पे हामिद मीर बोल रहा है कि कांग्रेस के एक लीडर हैं जिनका नाम है पवन खीर, खेड़ा से ये खीर हो गए और हामिद मीर ने खीर कहा, बाकी सारे टीवी वाले पाकिस्तान में उसको खीर खीर कह रहे हैं। नाम नहीं बदलना चाहिए। ड्रामा जो है आपके नाम के ऊपर अब हंसी, वहां पे वही कैसा नाम रख दिया है खीर। अब क्या हो रहा है यहां पे हो ये रहा है कि आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हो। यू हैव बिकम अ स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान, प्लेन एंड सिंपल। जिस हिसाब से पाकिस्तान की नीतियां, पाकिस्तान जिस तरीके से मूव कर रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट कि वो एक प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और उसमें हिंदुस्तान के पत्रकार, ये यूट्यूबर सब जो है, जो टेलीविजन चैनल में पहले एंकर हुआ करता था, ये दलाल गैंग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल मीडिया के लोग, ये उस तरीके का चीज जो है वो कर रहे हैं। कारण वहां सबसे बड़ा जो ये हामिद मीर को तो मैंने बताया ही, और पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जो बकायदा आर्मी के लिए, वहां की सरकार के लिए बैटिंग करते हैं, बीसीसीआई के वहां के क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी रहे निजाम सेठी, और वो कह रहे हैं कि देखो अब ऐसा ही लग रहा है कि मोदी और यहां की सरकार में कुछ सेटिंग हो गई। ये जो सवाल उठा रहे हैं ना कि पहले तुमने बता दिया तो क्या हुआ नहीं हुआ, वो वहां पे वो चल रहा है। तमाम जो सीनियर लेवल के जर्नलिस्ट हैं जिसको लोग सुनते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि मोदी ने यहाँ फोन किया होगा या एनएसए ने फोन किया होगा कि देखो तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है, सो मैं आऊंगा, कुछ जगह इधर उधर बूम बाम करूंगा, बस उसको किसी तरीके से हिटअप करके फिर आपस में ये मिली जुली वेल प्लान्ड किस्म का युद्ध हुआ। दिस इज व्हाट पाकिस्तानी आर सेइंग। और वो उनको आपने माचिस कौन दिया आग लगाने के लिए? ये राहुल गांधी। कि पहले आपने क्यों बता दिया, पहले आपने क्यों बता दिया? मैंने आउट ऑफ हिज हेड बुद्धि भ्रष्ट हो गई राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की, इसलिए कोई कांग्रेस में उनको गुदान नहीं रहा। एक बात समझ लीजिए कि अगर उसको मालूम होता
पाकिस्तानियों को बता दिया गया होता तो मसूद अजहर, उसका पूरा परिवार मर गया होता है, बीवी बाल बच्चा बेटी दामाद, हाँ 14 लोग मर गया होता। वो तो बच गया, वो भी उसी बिल्डिंग में था। दिस हैज बीन कंफर्म। ये भाई क्या है दिमाग में, पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि ये तो वॉर जो है ना मोदी ने कराया, ये मोदी ये काम कर रहा है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो लोग अच्छे जहनीत वाले लोग हैं, वो वॉर नहीं चाहते हैं, शांति वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी, राहुल गांधी मोदी, ये डीप स्टेट अमेरिका का मोदी, चाइना मोदी, बांग्लादेश मोदी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कोई नहीं ये कह रहा है, इसलिए ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा विपक्ष हिंदुस्तान में वो लगा रहा है, इसलिए कोई नहीं कह रहा। ये शुरू से कह रहे हैं कि हिंदू को देख करके नहीं मारा गया, कि हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया। इस चीज से कंप्लीट डिनायल। अब बात समझिए, पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मिशनरी है, उसको चारा देने का काम ये राहुल गांधी और ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो हैं वो दे रहे हैं। और इसलिए जब हिंदुस्तान पीटना चालू किया, 2 दिन के अंदर में डिस्केलेट ये सब लोग ट्वीट करने लग गए कि छोड़ दो अब, छोड़ दो अब, छोड़ दो अब। और छुट गया तो कुत्ते के दुम की तरह ये फिर, अरे क्यों वापस ले लिया, पाकिस्तान में घुस गए होते, पीओके ले लिए होते। ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति। पता नहीं अपना दिमाग इन लोगों के पास है या नहीं है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है, सब देख रही है। इन लोगों के ऊपर जिस तरह से लोग थू थू कर रहे हैं, ये भविष्य जो है विपक्ष का वो ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को राहुल ब्रिगेड जो आगे बढ़ा रही है इंडिया में, उसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और राहुल का प्रोपेगेंडा दोनों अलग थोड़ी है, दोनों एक ही दिशा में चलता है। और आज से नहीं है, पहले से भी ये यही काम करते रहे। नहीं तो 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान का अस्तित्व भी खत्म हो गया होता, अगर कांग्रेस के अंदर एक पूरी की पूरी लॉबी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं होती। ये तो इन लोगों का हमेशा से एजेंडा रहा, आज से नहीं, हमेशा से रहा कि पाकिस्तान को छेड़ोगे तो यहां समस्याएं पैदा होगी। इसलिए पाकिस्तान का साथ होने का एहसास दिलाते रहो, चाहे जो भी स्थितियां पैदा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हम टोटल वार की स्थिति, वैसी स्थिति कि जब तक वहां के लोगों को 1971 की बात करता है ये लोग, 1971 में तो कांग्रेस या फिर इंदिरा गांधी की मजबूरी थी, और मजबूरी के नाम पर हुआ क्या, उस समय इन लोगों के पास एक सेफ जोन था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बताना है कि देखो पाकिस्तान में जो विद्रोह चल रहा है उसमें 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्या हो गई है, तो हम मुसलमानों को बचाने के लिए मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े कर रहे हैं, ये मकसद नहीं है, हम मुसलमानों को बचा रहे हैं। हिंदुओं की स्थिति तो आज भी खराब है बांग्लादेश में, तो कौन सा कांग्रेस का नेता एक बार भी बोल चुका है कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए? उसमें भी क्रिटिसाइज करता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बांग्लादेश के साथ संबंध खराब होने में इन लोगों की भूमिका है, इसीलिए वहां हिंदुओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, जो स्थितियां इन लोगों की रही। तो आज भी वही स्थिति है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ये सोच कर चलते हैं कि पॉलिटिकली इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। जिन जिन स्टेट्स में हमारी सरकारें हैं या फिर जिन जगहों पर हम आगे भी कुछ सीटें ज्यादा ले सकते हैं, उन जगहों में मुस्लिमों की भूमिका बड़ी है। और जो मुसलमान हमसे छिटक गए हैं, रीजनल पार्टियों में चले गए हैं, जैसे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, इन जगहों पर जो छिटक चुका है उसको एक बार एहसास दिलाओ कि देखो यही कांग्रेस पार्टी है जो केंद्र में सत्ता में हो सकती है और तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। चाहे उसके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ जो भी करना है कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम ही लाए थे और आगे भी उसे सुरक्षित हम ही रख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान को देखो, एक बार मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनाए
ये मुसलमानों की भूमिका हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बने और देखो पाकिस्तान की क्या स्थिति है। 2014 के बाद से ये तीसरा स्ट्राइक है। वो एक बार कुछ करने की कोशिश करता है, यहां से स्ट्राइक हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति ये है कि आगे ये जो सिर्फ मिसाइल से स्ट्राइक नहीं है, अलग अलग तरीके से ऐसे स्ट्राइक चल रहा है पाकिस्तान में कि वो बर्बादी के कगार पर है। वहाँ परिस्थितियाँ खराब होगी, वहाँ जो लोग भूखमरी की स्थिति झेल रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय किया जाएगा। हम आएंगे तो फिर से ये सिंधु जल समझौता बहाल कर देंगे। इन्हीं लोगों ने तो सारी तैयारियां की थी, इन्हीं लोगों ने तो डैम बनाने के लिए पैसा दिया था। ये प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने मदद की थी कि नहीं नहीं भाई कमजोर स्थिति है, उसके तरफ भी डैम बनाने के लिए कुछ मदद देनी चाहिए। या आईएमएफ को मेडिएटर क्यों बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक को मेडिएटर क्यों बनाया गया, ये सारी स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है। और ये जानता है कि ऐसी ही स्थिति पैदा होती रहेगी तो हमें यहाँ मुसलमानों का समर्थन मिलता रहेगा और हिंदुओं के समर्थन के लिए तो फूट डालते रहो, जितनी जातीय स्थितियों की बात करते रहो। अब एक नया कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आगे उसको रिजर्वेशन के कैप को बढ़ाने की बात, प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन की बात। ऐसी अवधारणा डेवलप कर दो कि हिंदुत्व की पहचान से ज्यादा जातीय पहचान उसके ऊपर हावी हो जाए, कभी भी एक हो ही नहीं सकता। तो ये पॉलिटिकली एक गेम है कांग्रेस का। हालांकि इससे अभी का नुकसान यही है कि पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो चुका है। अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें CWC के मेंबर्स की बात कर रहा है। वो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो नाम बताएंगे तो राहुल गांधी कल ही उनकी विदाई करवा देंगे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी और उसकी टीम को क्या हो गया है। सवाल भी पूछना है तो दिमाग का उपयोग करो, समझदारी से करो। आपने सिक्योरिटी लैप्सेस की बात की, चलो वो ऐसी बातें थी जिसका हम लोगों ने समर्थन किया कि सिक्योरिटी लैप्सेस तो हुए हैं, कहीं ना कहीं तो परेशानी हुई इसलिए आतंकवादी घुसा। लेकिन अब क्या कह रहे हो, मुखबिर है जयशंकर, आपने गलत बात कर दी, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हो, सरकार ने कह दिया, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे दिया, आप पूरी क्रोनोलॉजी को बदल रहे हो, आप सेना को बदनाम कर रहे हो। क्योंकि ये तो डीजीएमओ स्तर पर हुआ था जिसको बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। लेकिन आप जो बातें कर रहे हो वो कांग्रेस के लिए खतरनाक है, इसलिए हम ज्यादा साथ देने वाले नहीं हैं। पार्टी के अंदर ये 4-5 जो राहुल के लोग हैं, चाहे जयराम रमेश हो, सुप्रिया सिनेत हो, केसी वेणुगोपाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो भाई पीछे पीछे चलने वाले हैं। उनके अपने दिमाग तो चलता नहीं, बस शरीर मुंह चलता है, जो हाँ कहे तो हाँ कह देगा। लेकिन ये पवन खेड़ा, ये 4-5 लोग हैं, वही डील करते हैं, वही मीडिया के सामने आते हैं और वही मिलजुल कर प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। इसलिए कांग्रेस में बड़ी बगावत हो रही है। अब कांग्रेस में बगावत ऐसी है कि कितना भी चीखते चिल्लाते रहा, एक भी कांग्रेस का सांसद या जो फिर मल्टी पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा है, एक ने भी कहा कि नहीं, अगर सरकार ने कांग्रेस के साथ यानी कि खड़गे के साथ, राहुल गांधी के साथ बात की और उनके नाम पर विचार नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे। एक भी बोला नहीं, बोला क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी की रणनीति अलग होगी। तो इसलिए ये विस्फोटक स्थिति है। ये अपने स्तर पर सोच रहा है कि हम किसी न किसी तरह मुस्लिम वोट लेकर हिंदुओं को लड़ाकर आगे राजनीति कर लेंगे, लेकिन जो बदलाव के बयार चल रहे हैं उसमें कांग्रेस का सफाया अभियान भी चल रहा है। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर पर बटी कांग्रेस मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को लेकर भी पूरी तरह से एक्सपोज नजर आ रही है। देखिए वो तो होना ही था। ये तो राहुल गांधी को लगा कि ये उनके ईगो को हर्ट कर गया, मेरा नाम नहीं दिया, शशि थरूर का नाम क्यों दे दिया। उनको दिक्कत नहीं बाकी नामों से, शशि थरूर का नाम क्यों गया उससे ही इनको ईगो प्रॉब्लम होगी। अब उन्होंने शुरुआत की तो बाकी लोग आते, मैंने देखा कि वो अभिषेक बनर्जी आ गया जी। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी गया होगा कि आंटी आंटी हमको भी भेजो, वो पटेल क्यों जाएगा, वो मुझको ही भेज दो, यूसुफ पठान है, पठान का नाम ले रहे हैं मोदी जी, हमको भेज दो। चुपचाप वो आ गए, है ना। खैर अच्छा किया, इसका मतलब यह है कि सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए तो उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी ने जो लाइन ले लिया, अब एक और खबर यह आ रही है कि शायद उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है
कि उनकी यात्रा थी, वो शायद 29 को जा रहे हैं और वो बीच में ही क्लैश करेगा और इनका सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया, क्योंकि वो भी 3-4 दिन के लिए वहां पे अमेरिका में कुछ प्लान था उनका, और 2-3 तारीख तक वहां जो है यही डेलीगेशन जो है वहां पे भी मौजूद रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उनका ये, मैं बस इस चीज को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति की ईगो, एक व्यक्ति का प्लान, एक व्यक्ति के मन की चाहत और एक व्यक्ति की मन की घृणा, वो पार्टी के हितों से, देश के हितों से कहीं ऊपर है। दिस इज व्हाट इज राहुल गांधी। हिंदुस्तान में यह समझना पड़ेगा कि जो पार्टी नहीं सर्कस चल रहा है, कि एक व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपनी ऐसी की तैसी करवाने को तैयार है, और ये जो जोकर्स की जो टोली है साथ में, उनको ना अपने राष्ट्र धर्म का, ये लोग तो अपनी पार्टी के भी नहीं है, अपनी पार्टी के भी नहीं है। एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसी को पूरा करने के लिए द कांग्रेस जो है पूरा अपसाइड डाउन हो गई है। ये बहुत, जो राजीव भाई बता रहे हैं कि भाई अंदर खाने CWC, भाई सारे लोग, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी किसी दिन CWC के अंदर कि लोग पढ़ के मारपीट, धक्का मुक्की, जो खदेड़ खदेड़ी, उस तरह का खेल हो जाएगा लोगों के अंदर। वो मैं आपको बहुत सारे कांग्रेसी लीडर, अंदर कांग्रेसी लीडर भी भर गए हैं, न होता कि भाई अब बहुत हो गया। वो इस स्थिति में राहुल गांधी ने अपने चमचों के जरिए कांग्रेस पार्टी को ला करके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस की स्थिति और नाजुक होने वाली है, लेकिन टीएमसी भी अछूती नहीं है। टीएमसी में जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में अचानक से सामने आ जाते हैं, तो क्या ये ममता को बाईपास कर रहे हैं? देखिए, ये अचानक से नहीं आए जी। एक्सटर्नल अफेयर्स की, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग थी, और उसमें पहली बार सारे लोग आए थे, 24 के 24 मेंबर थे, और सारे लोगों ने 2 घंटे तक ब्रीफिंग सुनी, सबको अच्छा लगा। और उसमें अभिषेक बनर्जी भी हैं, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली आए हुए थे। बातचीत हुई किरण रिजिजू के साथ, और किरण रिजिजू ने सारी बातें समझाई कि देखिए ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, लेकिन ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन जब विदेश जाती है तो उस समय वो स्थिति होती है कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं जा रहे। तो जिस तरीके से विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में या फिर राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और फिर विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का एक पावर होता है कि किसी प्रतिनिधि मंडल में नियुक्ति के लिए वो पार्टी के नेता से बात न करें, बल्कि पार्टी के अलग अलग नेताओं में जिसको चुनना है उससे बात कर लें। तो उसी तरह से सरकार के लिए यह सरकार का अधिकार है कि हम पार्टी के नेता से बात न करें कि आपकी पार्टी में किसे भेजना है। हमें यह अधिकार होता है कि हम लोग निर्धारित करें कि कौन लोग जा सकते हैं। जैसे टीएमसी में हमने यूसुफ पठान से बात नहीं की, पहले सुदीप बंदोपाध्याय से बात की, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि बीमारी का बहाना बनाए, बीमार हैं और नहीं जा सकते हैं, तब यूसुफ पठान से बात की, क्योंकि और किसी से बात हो नहीं रही थी। और भेजते किसे, क्योंकि बहुत सारे टीएमसी के नेता ऐसे हैं जो कि जाने की बात तो छोड़ दीजिए, इन लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। तो जो स्थितियां आपकी पार्टी के अंदर है, उससे पहले टीएमसी वालों ने एक डेलीगेशन बना दिया था जो जम्मू कश्मीर जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए लोगों ने पहले से तैयारी कर ली, 5-5 सांसद, फिर उसके बाद उनके मंत्री, ये सारे लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं दौरा पर, और वहां जाकर आश्वस्त करेंगे, वहां जाकर घाटी के क्षेत्रों में जिन जगहों पर ये गोलाबारी हुई थी और जो मकान ध्वस्त हुए हैं उन लोगों को सांत्वना देंगे, कुछ पैसे वैसे भी देंगे। उमर अब्दुल्ला भी साथ होंगे वहां पर घुमाने वाले इन लोगों को, क्योंकि ये मैसेज देना है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कि देखो जम्मू कश्मीर में इतनी गोलीबारी हुई, वहां जो मुसलमानों को नुकसान हुआ है वो पश्चिम बंगाल की सरकार वहां जाकर सहायता कर रही है, ये भी दिखाना है। तो ये जो बात हुई उसमें अभिषेक बनर्जी को लगा नहीं, बात सही है, ये देश का प्रतिनिधिमंडल है, लेकिन ये देश के प्रतिनिधिमंडल में जब यूसुफ पठान पर एक दिन पहले घोषणा हो गई कि वो अब नहीं जाएंगे, ये ममता बनर्जी ने किया था, तो उसके बाद अब क्या जरूरत हो सकती है, अब क्या किया जा सकता है।
तो किया जा सकता है। उसी में बातचीत हुई, कहा कि ठीक है मेरा नाम दे दीजिए। अब ममता बनर्जी की औकात है तो हमें बता दें कि अब अभिषेक बनर्जी भी नहीं जाएगा। ये 2 दिन से दिल्ली में बैठे अभिषेक बनर्जी, अचानक से उनके नाम की घोषणा हो जाती है। यूसुफ पठान नहीं जाता, उससे पहले सुदीप बंदोपाध्याय नहीं जाता, और अभिषेक बनर्जी 2 दिन में दिल्ली आते हैं और उसके बाद बातचीत होती है और सीधे उनका नाम फाइनल हो जाता है। तो ये तो एक तरह से चैलेंज है ही ममता बनर्जी के लिए कि हमने अपना नाम ऐड करवा लिया, अब ममता बनर्जी बोल दें कि नहीं नहीं इसको भी मत भेजो। अब ये बोल नहीं सकती है। तो ये स्थितियां पैदा हुई, पार्टियों के अंदर ये चल रहा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये राहुल गांधी जितने भी सवाल उठाते रहे, कांग्रेस का आज इंडी अलायंस में कौन सपोर्टर है? क्या कन्नी मोजी ने कहा डीएमके की तरफ से नहीं नहीं ये हम नहीं जा सकते हैं? स्टालिन का तो भारतीय जनता पार्टी से सीधे विवाद चल रहा है, 1-2 नहीं। वहां सरकार परेशान है, यहां सरकार सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, 10-10 बिल अटका हुआ है, गवर्नर से परेशान है, फिर भी जाने के समय में ये नहीं कहा। कन्नी मोजी जा रही हैं और उनको अप्रूवल मिला। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सूले जा रही हैं। तो किस नेता के साथ, किस पार्टी के साथ आप कोऑर्डिनेशन बिठाओगे इस बात के लिए कि हमारे नेताओं का चयन हमारे आधार पर नहीं किया गया? जबकि किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि हमने बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से, लेकिन उनसे नाम नहीं मांगा था क्योंकि ये सरकार का काम है। हम उस समय तक ये डेलीगेशन का मेंबर तय कर चुके थे और कुछ और तय करना बाकी था। इन लोगों ने नाम भेजा, आनंद शर्मा का नाम भी पसंद आया, मिनिस्टर रहे हैं और उनका नाम भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन उनको लीड करने के लिए नहीं दिया गया क्योंकि लीड करने वाले प्रतिनिधिमंडल में पहले तय था कि शशि थरूर करेंगे, लीड करने वाले पहले तय था कि सुप्रिया सूले करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह सरकार का अधिकार है, आपके युगों पर ले रहे हो कि नहीं नहीं हम जिस नेता का नाम देंगे उसी नेता का नाम अप्रूव करो आप, जब हम प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं तो इसीलिए ये सारी स्थितियां जो दिल्ली के अंदर चल रही है उसमें तो लगता है विपक्ष के बीच ही जितनी पार्टियां हैं अभी विपक्ष में बैठी हुई, उसमें से ज्यादातर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने तो मोदी के सामने सरेंडर कर दिया। शरद पवार तो अब मानकर चल रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। सीधे तौर पर अजीत पवार के साथ डील अभी बाकी है। पिछले दिनों ही अजीत पवार ने अपने विधायकों को बताया कोई भाई इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि शरद पवार अंतिम निर्णय लेंगे, हमारी बातचीत चल रही है। और उसी तरीके से उधर डीएमके कांग्रेस के साथ ये आगे विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा इनकी औकात की कितनी सीटों पर नेगोशिएशन होता है। तो जो स्थितियां अभी दिल्ली के अंदर चल रही है वो स्थितियों में तो दिख रहा है कि कांग्रेस अगले कुछ महीनों के अंदर अलग थलग पड़ती नजर आएगी। इसके साथ इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर नहीं होंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। उनके बयानों और सवालों का समर्थन सिर्फ उनके करीबी चेले चपाटे ही कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष के सवालों को बचकाना करार दिया है। वहीं टीएमसी से यूसुफ पठान का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लेने के बाद अभिषेक बनर्जी का डेलीगेशन की मीटिंग में शामिल होने से साफ है कि टीएमसी में भी बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी लंबे वक्त से ममता का रास्ता काट रहे हैं। वो उनकी सियासत और पार्टी में ममता के फैसलों का लगातार विरोध करते भी नजर आए। यानी कांग्रेस से लेकर टीएमसी में बड़ा विस्फोट होने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।